नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं हर्षिता शुक्ला और आप सभी देख रहे हैं एसजीसी न्यूज़ चैनल। आज हम आए हैं सरस्वती देवी महिला महाविद्यालय टिकुलैया में। यहां पर हम यहां के प्राचार्य श्री श्याम बिहारी अग्रवाल जी से बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आज हम उपस्थित हैं सरस्वती देवी महिला महाविद्यालय टिकुलैया में। यहाँ पर हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए आए हैं, यहाँ के प्रिंसिपल श्री श्याम बिहारी अग्रवाल जी का इंटरव्यू लेने। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एक प्रिंसिपल अपने विद्यालय और महाविद्यालयों का नींव के समान होता है। उस नींव के ऊपर ही हमारी शिक्षा प्रसारित होती रहती है। तो आज हम इसी विषय में कुछ श्री श्याम बिहारी अग्रवाल सर से कुछ जानकारियाँ लेंगे और कुछ उनकी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो सर, मैं हर्षिता शुक्ला आपका सबसे पहले हमारे चैनल एसजीसी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी ये प्रिंसिपल बनने तक की जर्नी कैसी रही है और आप कैसे एक प्रिंसिपल बने हैं? जैसा कि मैं सन 2007 में सरस्वती ग्रुप से जुड़ा और एज ए शिक्षक के रूप में मैं 2007 में ज्वाइन किया और लगातार जो है मैं कॉलेज के उत्थान के लिए कार्य करता रहा। और मैनेजमेंट हमारा जो है, जो शिक्षक कर्मयोगी होते हैं, जो निष्ठा से कार्य करते हैं, उनको निरंतर आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि मैं 2007 से जुड़ा था और 2010 में हमें शिक्षक के रूप में पुनः खड्डा कॉलेज में भेज दिया गया था। वहाँ भी मैं निष्ठा से लग करके खड्डा डिग्री कॉलेज के लिए भी लगातार प्रयास किया। उसके बाद हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए मैनेजमेंट ने पुनः हमको सरस्वती देवी महाविद्यालय दमकी में हमें बुला लिया और वहाँ भी लगातार मैं निष्ठा से समर्पण के साथ और कॉलेज के लिए कार्य किया। बच्चों का सपोर्ट भी हमें पर्याप्त मिलता था, प्रबंध तंत्र का भी सपोर्ट मिलता था। और 2010 से लेकर 17 तक मैं वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया सरस्वती देवी महाविद्यालय निचलौल में। और हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए, समर्पण और निष्ठा को देखते हुए प्रबंध तंत्र ने 2017 में हमें प्रिंसिपल के रूप में सरस्वती देवी पीजी कॉलेज खड्डा में प्रिंसिपल के रूप में हमें भेजा। वहाँ भी मैं गया तो वहाँ भी तमाम तरह की दिक्कतें थीं। पठन पाठन के स्तर को भी ठीक किया, बच्चों में अनुशासन भी बनाया और कॉलेज को और भी आगे ले जाने का प्रयास मैं किया। और सन 2017 से लेकर के सितंबर 2021 तक मैं खड्डा डिग्री कॉलेज में था और वह भी एक क्षेत्र का एक अच्छा कॉलेज है। और फिर हमारा ट्रांसफ़र पिछले वर्ष सितंबर 2021 में प्रबंध तंत्र ने महिला कॉलेज पे भेजा। यहाँ पे मैं सितंबर 2021 से हूँ और यहाँ भी आने के बाद मैं कॉलेज के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ। हमारे कहने का आशय यह है कि प्रबंध तंत्र हमारा हमेशा शिक्षकों का मूल्यांकन करता है और जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य करता है। और एक बैग हमारे वहाँ प्रबंध तंत्र लगातार किसी को तुरंत प्रिंसिपल नहीं बनाता है। अनेक कसौटियों पे मैनेजमेंट उनको परखता है, देखता है, उनके कार्य व्यवहार को देखता है। उसके बाद उनको ये महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी जो संस्था की होती है वो देती है। तो हम विविध पोस्टों पे कार्य भी किए। हम बताए वाइस प्रिंसिपल तो भी बताए, उसके पहले कला संकाय का एचओडी, परीक्षा नियंत्रक, तमाम पद को देखते हुए आज यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंध तंत्र ने हमको दिया है और उसका भी निर्वहन पूरे जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। सर, तो जैसा कि आपने अपने इस बात में जिक्र किया कि आपने आपके कुछ अच्छे कार्यों को देखते हुए ये प्रबंधक ने आपको एक ये प्राचार्य की पद प्रदान की है। तो आप ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से अच्छे कार्य थे जिनसे आपको प्राचार्य बनाया? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद आपको इसके लिए। जैसे देखिए, शिक्षक तो सब लोग हो सकते हैं और लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हैं। एक तरफ निष्ठा और समर्पण प्रबंध तंत्र के साथ भी होना चाहिए कि जहाँ जिस संस्था में है ईमानदारी के साथ करें। हमारा निष्ठा समर्पण और तमाम भी ऐसे शिक्षक, हम ये नहीं कर अपनी ही बात करें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2007 से लेकर आज तक लगातार संस्था में जुड़े हुए हैं। उसके पीछे उनका मेन रीजन है कि वह कर्मनिष्ठ है। प्रबंध तंत्र के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे हमें भी जो दी गई, उसका निर्वहन हमने जिम्मेदारी से किया।
चाहे जो भी कार्य हो, चाहे परीक्षा नियंत्रक के रूप में हमको जिम्मेदारी दी गई कि आपको परीक्षा का संचालन अच्छे ढंग से कराना है, तो उसको हमने अच्छे ढंग से कराया। कला संकाय जो सबसे बड़ा विभाग था सरस्वती देवी निचलौल का, उसकी जिम्मेदारी हमें दे करके प्रबंधक ने कहा कि आपको इसको ठीक करना है, उसको भी हमने ठीक किया। उप प्राचार्य के रूप में हमें जिम्मेदारी दी गई कि पूरे विद्यालय का एकेडमिक कार्य आपको अच्छे ढंग से कराना है। पूरे जिम्मेदारी के साथ एक टीचर के रूप में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए और उस वाइस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी भी अच्छे से मैंने निभाया। और यहाँ तक कि जो कॉलेज का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए तमाम तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी तमाम तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ तक कि कॉलेज का जो बिजनेस है उसको भी बढ़ाने में हमने प्रबंधन का जो भी निर्देश हुआ है उसके अनुरूप कार्य किया है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि अच्छे पठन पाठन के कारण से जहाँ भी हम रहे हैं वहाँ पे हर बार सीट फुल भी हुई है। और इससे भी मैनेजमेंट प्रभावित रहा कि एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों में अपने प्रभाव को बनाए और उस शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाए और जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसका निर्वहन अच्छे ढंग से करें। इसके साथ साथ बच्चों से भी हमारा लगाव था, क्योंकि शिक्षा का मूल्यांकन बच्चों से भी होता है। एक अच्छा शिक्षक वह है जिसमें जिनको बच्चे भी मानते हों, छात्र छात्राओं में अच्छी उनकी पकड़ हो। तो हमारा बच्चों में भी पकड़ था और हमारे क्रियाकलाप से बच्चे भी बहुत प्रभावित थे। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के कार्य को, व्यवहार को समझते नहीं हैं। तमाम डिग्री कॉलेजों में ऐसे लोग हैं, लेकिन हम जहाँ भी रहे हैं बच्चों की समस्याओं के लिए लड़े हैं, उनके कदम से कदम मिला करके चले हैं। जहाँ एक तरफ मैनेजमेंट के साथ खड़े रहे हैं वहीं बच्चों के साथ भी खड़े रहे हैं, बच्चों का सपोर्ट भी हुआ है। और इस तरह से मैनेजमेंट हमारे कार्यों से प्रभावित हुआ कि वास्तव में एक योग्य शिक्षक हैं, इनको उचित स्थान दिया जाना चाहिए। हमारे जैसे बहुत से लोगों को मैनेजमेंट ने अच्छे पोस्ट को दिया है, प्राचार्य के पद को भी दिया है। तो जब आपको पता चला कि आपकी नियुक्ति एक महिला महाविद्यालय में हो रही है, तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से विचार आए कि मैं इन बच्चियों के लिए ऐसा क्या करूं जिनसे इनमें एक प्रोग्रेस देखने को मिले, एक डेवलपमेंट मिले? सबसे पहले तो मैं अपने प्रबंध तंत्र को धन्यवाद देना चाहूँगा कि निचलौल जैसे पिछड़े क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं के लिए गर्ल्स कॉलेज की स्थापना किया। सरस्वती देवी महिला कॉलेज की स्थापना प्रबंध तंत्र के द्वारा किया गया। इसके लिए मैं पहले तुमको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र का इकलौता ये महिला कॉलेज है। और महिला कॉलेज जो हमारी नियुक्ति हुई तो हमें और भी खुशी हुई कि जो महिलाएं, जो लड़कियां शिक्षा से वंचित रहती हैं और एक समाज में रह कर के लड़कियों को तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में मैं महिला कॉलेज के रूप में यदि प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त हुआ हूँ तो उसमें हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके बाद जब मैं आया हूँ तो आने के बाद से लड़कियों को जहाँ मैं पुस्तकीय ज्ञान दे रहा हूँ, वहीं लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए और भी तमाम तरह के कार्य मैं अपने कॉलेज स्तर पे किया हूँ। उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास भी किया गया है। सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर का कोर्स भी लड़कियों के लिए स्पेशल शुरू किया गया है, जो निःशुल्क है। लड़कियां उसका लाभ भी ले रही हैं, क्योंकि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना भी जरूरी है। क्योंकि यदि केवल पुस्तकीय ज्ञान से उनका जीवन चल जाए, यह संभव नहीं है। तो हमने उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास किया। सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन का क्लास भी चलता है, कंप्यूटर का क्लास भी चलता है और सुबह मॉर्निंग में कंपटीशन का क्लास भी हमारे द्वारा संचालित कराएगा। सुबह 8 से 10 बजे तक लड़कियाँ कंपटीशन का क्लास भी करती हैं और उसी का परिणाम है कि तमाम बच्चियां सरकारी नौकरी को भी, हमारे कॉलेज की लड़कियां सरकारी नौकरी को भी प्राप्त की हैं। सर, तो आपसे मेरा एक और सवाल है कि आपने एक बात मेंशन किया कि निचलौल में एक पिछड़े जगह में एक महिला विद्यालय की स्थापना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि महिलाओं के लिए एक अलग विद्यालय होना ज़रूरी है? आपका प्रश्न एकदम जायज़ है। देखिए, वर्तमान युग परिवर्तित हो रहा है और जहाँ तक हम शिक्षा का स्तर उच्च भी हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज भी महिलाओं और लड़कियों के प्रति जो सोच समाज की होनी चाहिए वह नहीं है। इसी समाज में कुछ सकारात्मक विचारधारा के लोग भी हैं, कुछ नकारात्मक विचारधारा के लोग भी हैं और तमाम गार्जियन, माता पिता ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्चियां लड़कों के साथ पढ़ें, क्योंकि इस तरह का वातावरण है कि वो अपने बच्चियों को लड़कों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते हैं।
तो ऐसे में महिला कॉलेज उनके लिए एक अच्छा विकल्प होता है। वो चाहते हैं हमारी बच्चियाँ ऐसे कॉलेज में पढ़ें जहाँ पे लड़कों का हस्तक्षेप न हो। तो ऐसे में जो गार्जियन लड़कों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते थे, महिला कॉलेज खुलने से ऐसे गार्जियन अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते थे। गर्ल्स कॉलेज नहीं होता तो बच्चियां अध्ययन नहीं करती। तमाम गार्जियन ऐसे हैं जो संकुचित मानसिकता के हैं, जो बच्चों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो गार्जियन भी महिला कॉलेज के नाते पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियां यदि केवल लड़कियों के माहौल में रहती हैं तो खुल करके उनका मतलब और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, अपनी बातों को रखती हैं। और लड़कों के बीच में थोड़ा सा उनको लगता है कि हम अपनी बातों को अच्छे ढंग से नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए लड़कियों का यह कॉलेज है और लड़कियों के लिए यह एक तरह से वरदान सिद्ध हुआ है। और हमारे इस कॉलेज में हमको कहने में यह गर्व महसूस हो रहा है कि एक कॉलेज ऐसा है जहाँ पे लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर तक की लड़कियाँ इस कॉलेज में पढ़ने आती हैं। एक तरफ हम देखेंगे उधर बरगदवा बाज़ार से आगे, इधर कोठी भार, बलुई धूस, इधर सिंदुरिया बाज़ार से दूर तक की बच्चियाँ यहाँ अध्ययन करने आती हैं। यह बात यह सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं गार्जियन का भरोसा महिला कॉलेज पर है। इसलिए हमने कहा कि ये महिला कॉलेज इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ है। सर, तो जैसा कि आपने बोला कि अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़कों के बीच बोलने में दबी हुई हैं, ठीक? तो अगर वो अभी से महिला विद्यालय में है और अगर वो लड़कों के बीच में जाएंगी नहीं तो उनके बीच उनके मन में जो ये डर है वो तो हमेशा रह जाएगा। तो ये वरदान कैसे साबित हुआ? जी, आपका प्रश्न भी सही है। देखिए, हमारे कहने का आशय ये नहीं था जो आप कह रही हैं। और यहाँ पे हम लोग तमाम लड़कियों के लिए इस तरह का कार्यक्रम कराते हैं ताकि उनके अंदर जो डर है, भय है, समाप्त हो। तमाम ऐसे मंच पे कार्यक्रम किए जाते हैं, उस पे उनको अवसर भी दिया जाता है कि वह वहाँ पे अपने विचारों को रखें। तो कहने का आशय यह नहीं था हमारे कि वह लड़कों से दब जाती हैं, लेकिन गार्जियन की मानसिकता है कि गार्जियन के कारण से वह गार्जियन उनको नहीं चाहते थे कि हम लड़कों के साथ पढ़ाएं, ठीक है? इसलिए वो महिला कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। और यहाँ पे उनके डेवलपमेंट के, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। और आज लड़कियाँ तमाम सरकारी पोस्ट पे हमारे कॉलेज की लड़कियाँ गई, तमाम प्राइमरी विद्यालय में चयनित हुई हैं, कुछ यूपीपी में गई हैं, जो पूरे प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही हैं और जिम्मेदारी के साथ अपने पद का निर्वहन कर रही हैं। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लड़कियों की रोज़गार की जो आंकड़ा है, रेशियो जो है वो बहुत ही नीचे है। तो आप अपने महाविद्यालय से किस प्रकार कौन सी ऐसी क्रिया करते हैं जिससे ये बच्चियों के जो रोज़गार में आंकड़ाओं को वृद्धि हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और हम बताएं, इसके पूर्व भी आपको बताए हैं कि आने के बाद से यहाँ बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और रोजगार से जोड़ने के लिए तमाम तरह का प्रयास कॉलेज में, हमारे ही कॉलेज में नहीं बल्कि सरस्वती ग्रुप के सभी संस्थानों में इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर भी हम पूर्व में बताए भी कि उनको सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर की शिक्षा तो देते ही हैं और देने के साथ साथ उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास भी हमारे द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कि स्पेशल इसी विभाग बनाया गया है जो स्पेशल लड़कियों को रोजगार से जोड़ने के लिए विविध प्रकार के कौशल का ज्ञान उस विभाग के द्वारा दिया जाता है। अभी तमाम ऐसी वस्तुएं बच्चों से बनवाया गया और उसकी प्रदर्शनी अभी बच्चियों के द्वारा लगाया गया था और उसमें तमाम तरह की वस्तु बच्चों ने बना करके दिखाया कि उनके अंदर हुनर है। और उनको शिक्षकों के द्वारा बताया भी जाता है कि अपने वस्तु का निर्माण कैसे करेंगे, उसको कैसे मार्केट में बेचेंगे। ये सभी तकनीक अपने कॉलेज में लोग सिखाते भी हैं। अभी आने वाले समय में और भी तमाम चीज़ जैसे टेडी बियर है, पापड़ कैसे बनाएंगे, पापड़ का पैकिंग कैसे करेंगे, उसको बेचेंगे कैसे, और भी तमाम जो चीज़ें जो लड़कियों से संबंधित है, सूट कैसे बनाएंगे, सलवार कैसे बनाएंगे, ठीक है, अच्छा कैप कैसे बनाएंगे, ये सभी विधा जो है कॉलेज में हमारे सिखाया जाता है ताकि बच्चियां पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा ब्यूटिशियन का स्पेशल कोर्स चलता है, उसमें भी बच्चियों को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चियां आत्मनिर्भर बन सकें। सर, बच्चियों की सुरक्षा जो कि आज के लिए बहुत बड़ी बात है, तो आपके महाविद्यालय में बच्चियों की सुरक्षा के लिए ऐसी कौन सी चीज़ उपलब्ध है, ये बता सकते हैं कि बच्चियों की सुरक्षा की शिक्षा कैसे दी जाती है? बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के भी हम लोग हमेशा सचेत रहते हैं और जहाँ बच्चियों
को एक तरह से महिला कॉलेज आते उसी तरह से वो अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। कॉलेज पे गार्ड बाहर हैं। उसके अलावा यहाँ पे विशेष दिक्कत के लिए हम लोग अपना नंबर भी बच्चियों को दिए हुए हैं और महिला हेल्पलाइन नंबर का भी बच्चियों को लोग समय समय पर बताते हैं और समय पे तमाम ऐसी गोष्ठी करके कार्यक्रम करके उनको सुरक्षा का उपाय भी हम लोग बताते हैं। उनके अंदर जो डर है, भय है, उसको समाप्त करने के लिए भी तमाम तरह के कार्यक्रम ऐसे करते रहते हैं ताकि महिला अपनी सुरक्षा को लेकर के सचेत रहें। सर, मेरा आपसे एक और ये सवाल है कि कोविड टाइम में आपने अपनी स्टडी डेवलपमेंट कैसे किया, मतलब ये अपनी शिक्षा का विकास कैसे किया? कोविड काल में हम कह सकते हैं यदि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई तो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई थी और कोविड ने एक शिक्षा के सामने नई चुनौती खड़ा कर दी थी। लेकिन सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज ने उस चुनौती को भी स्वीकार किया और इसके लिए मैं आदरणीय श्री पवन दुबे सर, जो हमारे कॉलेज के प्रबंध निदेशक, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह अपने सरस्वती ग्रुप के सभी कॉलेजेज पे उस कोविड काल में जहां बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे थे, उस काल में भी हम लोगों ने शिक्षा दिया है और हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की। कॉलेजों में जहां हमारे लिए आर्थिक तंगी थी, प्रॉब्लम था, लेकिन हमारे प्रबंध तंत्र ने उस कोविड काल में भी हर कॉलेजों में डिजिटल बोर्ड लगा करके ऑनलाइन शिक्षा हम लोगों ने बच्चों को दिया। यहाँ तक कि तमाम वीडियो बना करके हम लोग बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले, यूट्यूब चैनल पर डाल करके बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा देने का कार्य किया और इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला और छात्राओं को इसका लाभ भी मिला और उसका परिणाम रहा कि बच्चे उस साल 100% उत्तीर्ण भी हुए और तब से लेकर के आज तक लगातार जहां हम लोग ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, ऑनलाइन क्लास अभी भी हमारे द्वारा संस्थान में सभी संस्थानों में संचालित है। सर, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति को बहुत अत्यधिक रुचि के साथ अपना रही है और परंतु अभी हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें जोर देती है कि आप हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। तो युवा पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति अपनानी चाहिए और क्यों अपनानी चाहिए और कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित कर सकते हैं, ये बताएं। जी, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। जैसे आप पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति की बात कर रही हैं और सत्यता यह है कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, नई शिक्षा नीति है, उसमें भारतीय संस्कृति को समाहित किया गया है। तमाम पाठ्यक्रम ऐसे समाहित किए गए हैं जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है। देखिए, भारतीय संस्कृति पे जोर इसलिए भी दिया गया है और बच्चों को अपनाना भी चाहिए क्योंकि भारतीय संस्कृति अन्य देशों से बिल्कुल ही अलग है, भिन्न है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। जो भारतीय संस्कृति है वह संस्कार युक्त शिक्षा पे जोर देती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती है, बच्चों को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए और भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व को समाहित की हुई है और हम कह सकते हैं कि विश्व में जो समस्याएं हैं और एक देश का जो दूसरे देशों से मतभेद है, एक नागरिकों का जो दूसरे नागरिकों से मतभेद है, तो उस भाव को यदि एक करना है, लोगों को जोड़ना है, पूरे विश्व को एकजुट करना है, तो भारतीय संस्कृति है जो पूरे विश्व को एकजुट कर सकती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। भारतीय संस्कृति कहता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो इस तरह का भाव हमें पाश्चात्य संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो भारत का ये जो वैदिक साहित्य है वह भी कहीं न कहीं ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है और सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए भारतीय संस्कृति का अनुसरण भारत के युवकों को, छात्र छात्राओं को करना चाहिए, वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर, मेरा इसी प्रश्नों की श्रृंखला में आपसे एक आखिरी प्रश्न यह है कि जिस प्रकार टीचर्स और प्रिंसिपल का अपने विद्यार्थियों से एक एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद होती है, तो क्या आपसे भी प्रिंसिपल होने की वजह से भी और स्टूडेंट्स का आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपका है। जैसे माता पिता
अपने पुत्र को पालते पोसते हैं और माता पिता की उम्मीद होती है अपने पुत्रों से, उसी तरह की उम्मीद हमारी भी है, हमारे शिक्षकों की भी है कि वह जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं पढ़ करके अच्छे स्थान को प्राप्त करें। और हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य आगे बढ़े। तो हमें खुशी है, हम भी छात्राओं से ही उम्मीद करते हैं कि हमारी छात्राएं जो पढ़ लिख रही हैं और पढ़ लिख करके अच्छे पद को प्राप्त करें। आप इतना हमें अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम अपने एसजीसी परिवार की तरफ से आपका सहृदय धन्यवाद करते हैं, जो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी तथा अपने महाविद्यालय के बारे में बताया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी हम बात कर रहे थे सरस्वती देवी महिला महाविद्यालय टिकुलैया के प्राचार्य श्री श्याम बिहारी अग्रवाल जी से। उन्होंने हमें अपने प्रिंसिपल बनने तक की जर्नी को बताया। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहें एसजीसी न्यूज़ चैनल से। समय के साथ चलें, एसजीसी के साथ चलें। धन्यवाद।